प्रशासनिक विधि में ओम्बुड्समैन पर डिस्कस करने वाले हैं। ओम्बुड्समैन प्रशासनिक विधि का एक महत्वपूर्ण यह अध्याय है। ओम्बुड्समैन क्या है, ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओम्बुड्समैन या भारत के संदर्भ में अगर लें तो लोकपाल या लोकायुक्त जिसको कहा जाता है, वही कॉन्सेप्ट ओम्बुड्समैन का है। ओम्बुड्समैन की स्थापना इसलिए की गई थी, हम जानते हैं कि फ्रांस में दो तरीके के न्यायालय होते थे, एक प्रशासनिक, दूसरे न्यायिक। इसी तरीके से ओम्बुड्समैन भी एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो उन प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार होते थे उनका निरीक्षण करने के लिए और उन पर कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए। तो ये ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सबसे पहले 1809 में 1809 ईस्वी में स्वीडन में जो पहला कॉन्सेप्ट ओम्बुड्समैन का आता है वह स्वीडन में आता है। 1809 ईस्वी में स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1919 में फिनलैंड में, कुछ और देशों का हम देख लेते हैं, फिनलैंड हो गया। 1954 में डेनमार्क, 1960 नॉर्वे, 1966 मॉरिशस, 1968 न्यूजीलैंड, 1967 जो था वो इंग्लैंड। ये उन प्रमुख देशों के, कुछ प्रमुख देशों की वो लिस्ट है जहां पर इन सालों में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले मैंने बताया कि स्वीडन में आया 1809 ईस्वी में, जो भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाया गया था। उसके बाद 1919 में फिनलैंड में आया, 1954 में डेनमार्क में, 1960 में नॉर्वे में, 1966 में मॉरिशस में, 1968 में न्यूजीलैंड में, 1967 में इंग्लैंड में। ये कॉन्सेप्ट जो है ओम्बुड्समैन का आता है। फिर भारत की बात अगर हम करते हैं तो लोकपाल, इसी को हम भारत में लोकपाल के नाम से जानते हैं। लोकपाल के नाम से हम जानते हैं। ये जो लोकपाल है, भारत की आजादी के बाद से ही इसकी मांग उठनी शुरू हुई थी, जो अभी जाकर के 2014 में इसकी स्थापना की जा चुकी है। यद्यपि प्रयास इस पे बहुत किए गए हैं, उसमें हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2014 में हमारे भारतवर्ष में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की गई। ये एक छोटा सा इतिहास रहा ओम्बुड्समैन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। सन 1962 में अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन, अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में न्यायविद
MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ 1962 में अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में न्यायविद श्री MC सीतलवाड़ जी ने पहली बार लोकपाल संस्था की स्थापना की बात की। 1962 में अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में न्यायविद श्री MC सीतलवाड़ ने लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की बात कही। ये भारत में पहली बार उन्होंने इसके बारे में बोला। इसे भारत में भी लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भ्रष्टाचार की जांच, जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार की जांच 2 स्तरों पर उन्होंने करने के लिए संस्तुति की। प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो भ्रष्टाचार की जांच थी उसको 2 स्तर पे उन्होंने करने की संस्तुति की। पहला स्तर जो था वो था मंत्रियों और सचिव स्तर के अधिकारी। पहले में मंत्री और जो सचिव स्तर के अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। दूसरी बात थी अन्य कर्मचारी। भ्रष्टाचार की जांच में जो 2 स्टेप प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया, 2 चरणों में इसको बांटा। पहला था मंत्रियों और सचिव स्तर के अधिकारियों का, दूसरे में उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारियों के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये 1966 में एक कानूनी रूप से संस्तुति प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लोकपाल का एक प्रारूप जो सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। इस संस्तुति के आधार पर जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की, 1968 में पहली बार लोकसभा में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। जो प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति थी उसी को आधार बना करके 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह विधेयक पारित न हो सका और यह कानूनी रूप में शामिल भारत में लागू नहीं हो सका। इसके बाद कई साल तक प्रयास होते रहे। मैं आपको यहाँ पर वो साल बता देता हूँ जब विधेयक आया है। 1971 में, 1977 में, 1989 में, 1996 में, 2003 में और 2011 में। ये वो साल हैं जब लोकपाल विधेयक या तो संसद में प्रस्तुत किया गया या उस पर बहस हुई लेकिन कभी पारित ना हो सका। ये हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के ये उलझता रहा और लोकपाल नामक संस्था भारतवर्ष में स्थापित ना हो सका। 2011 तक यही इसकी स्थिति रही। लेकिन बाद में 2011 के बाद भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऐसे में बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ आम जनता के द्वारा और यह मूवमेंट जो था सरकार को और
और संसद को लोकपाल नामक संस्था को स्थापित करने के लिए बाध्य कर दिया। उसके बाद 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिस पर 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और लागू हो गया। 1 जनवरी 2014 से लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक कानून के तौर पर लागू हो गया। 1 जनवरी 2014 से। अब जरा इस कानून को हम लोग देख लें, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस इसी अपने कानून पर ही है। अगर हम अपने इस लोकपाल विधेयक विधि को देखें तो ये 3 भागों में बटी है। पहले भाग में अगर हम देखें तो प्रस्तावना, दूसरा भाग संघ के संबंध में, लोकपाल की व्यवस्था, प्रकाश डालना, और तीसरा राज्यों में लोकायुक्त, राज्यों में लोकायुक्त के गठन की व्यवस्था। अब यहां देखिए, जो हमारा लोकपाल विधेयक था वो 3 प्रकार से हम उसको पूरा बांटते हैं। जो कानून अभी बन के आ गया है 2014 में, पहले पार्ट में प्रस्तावना दे देते हैं, दूसरे में संघ से संबंधित लोकपाल की व्यवस्था, और तीसरा जो उसका पार्ट है वो है लोकायुक्त के गठन की स्थापना, जो राज्यों में की जाती है। तो ये 3 भागों में कुल मिला के इस विधि को डिवाइड किया गया। इसमें कुल 63 धाराएं हैं। 63 धाराएं हैं और यह संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में, यह संपूर्ण भारत में लागू है। 63 धाराओं के साथ यह विधि संपूर्ण भारत में लागू की गई है। अब लोकपाल का स्वरूप जरा देख लीजिए। लोकपाल का स्वरूप क्या होगा, मतलब किससे मिलकर के बनेगा। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों से मिलकर के ये लोकपाल का निर्माण होगा। अब अध्यक्ष और सदस्यों की जो होगा, वो अध्यक्ष जो बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो वर्तमान में हो या वो कभी रहा हो, तो ये व्यक्ति जो होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो, वह अध्यक्ष पद को धारण करने की योग्यता रखता है। या कोई विख्यात व्यक्ति जिसको भ्रष्टाचार के मामले में 25 वर्ष, विख्यात व्यक्ति जिसने 25 वर्ष तक
भ्रष्टाचार संबंधित मामले का अन्वेषण किया हो या देख रेख की हो भ्रष्टाचार से संबंधित, ठीक है। तो ऐसा विख्यात व्यक्ति 25 वर्षों तक अगर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले का निरीक्षण करता रहा हो तो वह व्यक्ति भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की योग्यता रखता है। अब 8 सदस्यों में से जो आधे सदस्य होंगे वो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इनसे मिलकर के बनेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला से मिलकर के आधे सदस्यों का गठन होगा। ये इनके जो है गठन की बात हुई। अब ये जो अध्यक्ष और ये सदस्य नियुक्त होंगे तो उनकी नियुक्ति की संस्तुति कौन करेगा? उस समिति में कौन कौन लोग होंगे जो इनकी नियुक्ति को, समिति जो बनेगी, जिस समिति की संस्तुति पर इनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी उस समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित विधिवेत्ता, ये लोग जो होंगे उस समिति में होंगे जो कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेंगे। इसकी अध्यक्षता जो होगी इस समिति की वो प्रधानमंत्री के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति उन सदस्यों का चुनाव करेगी और अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ये तो हुई समिति की बात, कौन से लोग होंगे जो समिति में लोग सदस्यों का चुनाव करेंगे और अध्यक्ष का चयन करेंगे। अब बात है अधिकारिता जरा देख लीजिए। अधिकारिता क्या होगी? लोकायुक्त और लोकपाल की अधिकारिता क्या होगी? प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री साथ ही साथ ए बी सी डी श्रेणी के सभी केंद्रीय कर्मचारी प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और श्रेणी ए बी सी डी के सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच यह करेगा। लोकपाल जो होगा वह करेगा। लोकपाल जो होगा वो भ्रष्टाचार की जांच प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के सहित ए बी सी डी के श्रेणी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर लगे हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। तो इसमें हम यह देख ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक इसकी जांच की अधिकारिता में आ रहे हैं। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस जांच से मुक्ति दी गई, मतलब उनके विरुद्ध जांच नहीं हो सकती है। वह कौन कौन से लोग हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य। ये वे लोग हैं जिनके खिलाफ लोकपाल के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य। अब बात आती है अपराध के लिए। अगर कोई अपराध किया जाता है भ्रष्टाचार से संबंधित, तो परिवाद कितने दिनों में दायर किया जाना चाहिए? परिवाद जो होगा 5 वर्ष की अवधि में दायर किया जा सकता है। अगर अपराध की सूचना मिलती है कोई भ्रष्टाचार की, तो वह भ्रष्टाचार के घटना के बाद 5 वर्ष तक उसको दायर किया जा सकता है। इसकी जो प्रारंभिक जांच होगी, प्रारंभिक जांच 90 दिन, 90 दिनों के अंदर इसकी प्रारंभिक जांच की जानी आवश्यक है। और अन्वेषण जो होगा, अगर किसी मामले का अन्वेषण करना है तो वह 6 माह तक निर्धारित किया गया है कि 6 माह में उसे पूरा करना होगा, 6 माह में पूरा होगा। और विशेष अदालतें भ्रष्टाचार के मामलों को सुनने के लिए विशेष अदालतें होंगी जो इस मामले को 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इसको पूरा करेंगे, इसकी सुनवाई को पूरा करेंगे। विशेष परिस्थिति में इसे केवल 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। विशेष अदालतें 1 साल के अंदर सुनवाई को पूरा करेंगी और विशेष परिस्थिति में इसे 3 महीने तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से यह जो संरचना हमने आपसे डिस्कस की, यह ओम्बुड्समैन के बारे में या लोकायुक्त लोकपाल विधेयक जो हमारा आया है उसके बारे में रहा है। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही।